ओके क्लास। तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे बायो-सैवर्ट लॉ की, जिसके हमने कुछ एप्लीकेशंस भी किए थे। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। दैट मीन्स एक वायर होगी सपोज, जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, और हम उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे कितनी है। और ये जो लेंथ है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब ये वायर है सपोज ए बी लंबाई की, और इससे कुछ दूरी पर ये पॉइंट पी है। यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मान लीजिए इसकी दूरी आर है, और हम इसका नीचे वाला जो पॉइंट था ए, यहां से पी का एंगल देख लेते हैं कितना है। से दिस एंगल इज अल्फा, और जो बी पॉइंट है उसका एंगल है सपोज बीटा। तो ये देखा गया है कि जो पी पर मैग्नेटिक फील्ड आती है उसकी वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड एट पी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये करंट इसमें आई है, इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका जो प्रूफ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हाँ, इतना समझ लीजिए कि ये फाइनाइटली लॉन्ग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी को अगर हम इनफाइनाइटली लॉन्ग पे ले जाते हैं तो उसको हम एम्पियर्स लॉ से प्रूफ कर लेते हैं। तो अब सपोज करिए यही वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाती। इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, देखिए इस केस में हम एक काम करते हैं। आप अगर इस लेंथ को नीचे बढ़ाएं और ऊपर बढ़ाएं तो जो एंगल, जो पॉइंट ए था ना, वो बढ़ता जाएगा, तो उससे अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जब ये इंफिनिटी को चला जाएगा, तो सपोज करें ये वाला हिस्सा इंफिनिटी को है, वो हिस्सा भी इंफिनिटी को है, तो ये जो पॉइंट पी था, इसका जो एंगल था अल्फा, और जो पॉइंट बी तक बीटा था, ये एंगल्स बढ़ते जाएंगे, और इतने बढ़ जाएंगे कि अल्फा 90 हो जाएगा और बीटा भी 90 हो जाएगा। अब जब दोनों 90 90 हो जाते हैं तो बी कितना हो जाएगा? नहीं, दोनों 90 90 है ना। साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91 होता है, और दूसरा भी 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर 1 प्लस 1, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर या 2 आई बाय आर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो आपने देखा किसी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ओके, तो ये तो हुआ फाइनाइटली लॉन्ग लेंथ के लिए, ये हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए। अच्छा, इसी में एक केस और होता है, तो उसको कहते हैं सेमी फाइनाइट लेंथ। सेमी फाइनाइट का मतलब ये होगा कि ये जो लेंथ है एक तरफ से तो इन्फिनिटी को जा रही है, और एक तरफ से ये फिक्स है। मान लीजिए इस तरह से मान लेते हैं, ऐसे कुछ, और पॉइंट जो है वो यहाँ पे है पी, डिस्टेंस इसका आर है, तो इसमें एंगल अल्फा तो है ही नहीं। जो बीटा था यहाँ पे वो बढ़ता चला गया, तो यानी यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा? 0, और बीटा 90। सो इन दिस केस पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू साइन 0 विच इज 0 इंटू साइन 90 विच इज 1। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। तो बेसिकली सेमी फाइनाइट के लिए फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये वैल्यू इससे कितनी है? आधी है ना। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक लेंथ इनफाइनाइट है, एक लेंथ फाइनाइट है, तो फाइनाइट वाली लंबाई पर
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? इनफाइनाइटली वाले का आधा हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर ये वायर और छोटी हो जाए, शॉर्ट, इफ द वायर इज शॉर्ट, इफ द वायर इज शॉर्ट, देखिए अब सपोज करा हमने कि ये वायर है ए बी। देखिए ये पॉइंट पी है और इसका डिस्टेंस हमने आर लिया है सपोज। देखिए जब ये पॉइंट ए नीचे था तो इसका एंगल कितना था? अल्फा। अभी ये एंगल ऊपर आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस अल्फा। और जो पॉइंट बी था उसका एंगल था बीटा, सो ये बीटा है। करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो अगेन पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, दिस इज गिवन बाय बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इनटू साइन। अब ये जो अल्फा था वो यहाँ पे अल्फा नहीं है, वो माइनस अल्फा है, तो साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, या हम कह सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो ये हुआ जब कोई वायर सफिशिएंट लंबाई की नहीं है, छोटी वायर है, और पॉइंट पी उसके एक्सेस पर नहीं है बल्कि किसी दूसरे पॉइंट पर। चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए ये कोई वायर है जो इंफिनिटी से आ रही है और उसके बाद ये एक सर्कल बना लेती है और फिर ऐसे निकल जाती है। तो ये वायर है इंफिनिटी को जा रही है। ये पॉइंट है पी, इसका जो रेडियस है वो ए है सपोज। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमें फाइंड करना है कि पी पर नेट फील्ड कितनी होगी। तो क्वेश्चन है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो यहाँ पे ना तीन सेक्शन है अगर आप ध्यान देंगे। एक तो है वायर सेमी फाइनाइट वायर से वन, एक है सर्कुलर वायर ए बी टू, और एक वायर है बी वाली जो बी से आगे जा रही है विच इज सपोज थ्री। तो पहले जो सेक्शन वन था उसके लिहाज से जो पॉइंट पी है उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बी वन जब लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू वन, ये सेमी फाइनाइट है और इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर। आर यहाँ पे ए है, ओके। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड यानी क्रॉस। अब आ जाइए बी टू, ये जो सर्कल हमें दिख रहा है सेमी सर्कल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन फोर आई अपॉन आर। आई तो यहाँ पे आई है और आर कितना है ए, और इसकी डायरेक्शन क्योंकि इसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो अंदर की तरफ आएगा क्रॉस। इसके अलावा बी थ्री जो तीसरा हिस्सा है उसकी वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड इट इज अगेन सेमी फाइनाइट, सो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर। आर यहाँ पे ए हुआ और इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, फिर डॉट आ जाएगा। बेटे हाँ, ये जो बी फोर पाई नहीं हुआ है ये सर्कल की वजह से। सर्कल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी सेंटर पर वो होती थी म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर। पाई नहीं होता उसके अंदर, सर्कल वाले ये लास्ट लेक्चर में किया था हमने, सर्कल की वजह से ना। तो अब बताइए नेट फील्ड क्या आ जाएगी पी पर। तो नेट फील्ड एट पी, तो क्योंकि जो सेम डायरेक्शन में है वो तो ऐड हो जाएंगे, जो ऑपोजिट है वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी वन और बी टू सेम डायरेक्शन में हुआ, बी थ्री अलग डायरेक्शन में हुआ। तो बी को आप लिख सकते हैं बी वन प्लस बी टू माइनस बी थ्री। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए प्लस म्यू नॉट अपॉन फोर आई अपॉन ए माइनस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया तो अल्टीमेटली हमें मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन फोर। ये आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए एक वायर है इस तरह से, इन्फिनिटी से आ रही है वायर ये, और यहाँ आने के बाद ये ऐसे घूम जाती है, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे चली जाती है नीचे, ठीक है, ओके। और या तो ऐसे मान लीजिए, और इजी कर लेते हैं इसको। इन्फिनिटी को पहले ये कर देते हैं केस, और मान लीजिए हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, इसकी डिस्टेंस है ए, इसमें करंट आई जा रहा था, यहाँ भी करंट आई जा रहा था। तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड पहले बताइए। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है वन और एक ये पार्ट है टू। अब जो पार्ट वन है वो पी के हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, यानी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो बी वन की वैल्यू कितनी आएगी,
सेमी फाइनाइट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बाहर की तरफ, डॉट। ये जो पॉइंट है, ये जो दूसरी वायर है, अगर आप इसको पीछे बढ़ा रहे हैं ना तो पीछे होके गुजर रही है, तो B2 क्या आएगा, 0। जो वायर उस पॉइंट से ही गुजरने लगे जिस पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। सो बी नेट, नेट फील्ड क्या आएगी, कमेंट प्लीज, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए।
हम चलेंगे। देखिए अब बात करते हैं कोई ट्रायंगुलर लूप की। देखिए ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास और ये इक्विलैटरल है सपोज, और इसमें सपोज कीजिए करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। हम चाहते हैं इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने, यानी सेंट्रॉइड पर। साइड इसकी ए है। सो क्वेश्चन आएगा फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये जो हिस्सा बीसी है ना, बीसी की वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे बनाई ये लेंथ बीसी, इसकी लंबाई है ए। आपको पता है किसी ट्राइंगल के अंदर उसके सेंटर से ये जो दूरी होती है ना, इसको मैं ओ एम कह रहा हूं सपोज। ये दूरी कितनी होती है पता है? a/√3। ठीक है। अच्छा, और ये एंगल कितना होता है भाई? 60-60 के होते हैं दोनों। तो क्योंकि ये एक तरह से फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ऊपर। सो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू वायर BC, सो दैट फील्ड इज सपोज B1, और वो वैल्यू क्या होगी उसकी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर। आर यहाँ पे वो डिस्टेंस है OM, इंटू साइन 60 प्लस साइन 60। So it will be B1 equals to mu naught upon 4 pi I upon OM। OM की वैल्यू है a/√3, a/√3 multiplied by sin 60 is √3/2 प्लस √3/2। ये ऊपर चला जाएगा है ना। सो म्यू नॉट इंटू 2√3i डिवाइडेड बाय 4 pi a इंटू √3, है ना, क्योंकि √3/2 इज √3। ओके, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अच्छा, ये जो वैल्यू आई है ये कहाँ है? ये बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है? ये बाहर की तरफ है ना। तो क्या दिखाएंगे इसको हम? डॉट। अब इसी तरह से जो सी ए हिस्सा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सी ए, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएगी ना। तो उसको मैं सपोज B2 कह रहा हूं। सो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये भी बाहर की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी, ए बी की वजह से भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सो B3 इक्वल्स टू 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये भी बाहर की तरफ है। तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी अपने पास? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, that will be B equals to B1 plus B2 plus B3। तीनों को जब हम प्लस करेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो प्लस करके कितना आएगा? 3 3 6 3 9, सो 9 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, और इसके बाद ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको कीजिए। अभी हमारे पास एक स्क्वायर लूप है A B C और ये D, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I चारों भुजाओं में। इसके सेंटर पर आपको फील्ड बतानी है कितनी है। ये पॉइंट O है और इसकी साइड है A। ठीक है, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर ये इसको सॉल्व कीजिएगा। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O।
4 mu naught I upon pi. हाँ भी बच्चों कितना आ रहा है आंसर? चलो चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? a/2 और ये एंगल 45 का, ये भी 45 का, है ना? तो मैं एक की वजह से फील्ड निकाल दे रहा हूँ, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो 4 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I upon distance, which is a/2, into sine 45, which is 1/√2 plus 1/√2. 1/√2 plus 1/√2.
रूट 2, तो ये 1/√2, 1/√2 इज 2/√2, दैट विल बी √2। तो ऊपर √2 आ गया है ना, ये कैंसिल हो गया। सो म्यू नॉट आई इंटू √2 अपॉन पाई ए, और ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आता है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये तो बात हुई कि ट्राइंगल ले लिया हमने, फिर स्क्वायर ले लिया, अगला पेंटागन हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, एक एन साइडेड फिगर इमेजिन करते हैं और उसके लिए ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे क्या है ना। चले आगे। देखिए, इस बार हमको एन साइडेड फिगर इमेजिन करते हैं, और ये कहीं बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। हमें नहीं पता इसमें कितनी साइड्स, बस हम तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एन साइड्स है, और इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें जो पता होगा इसमें, एक तो साइड का वैल्यू कितना है, और दूसरी बात ये है कि हम ये एंगल को थीटा मान ले रहे हैं, ये भी थीटा हो जाएगा बाय सिमेट्री। ये पॉइंट एम हो गया, करंट इसमें आई चल रहा है, ठीक है। तो पहले हम ना ये ओ एम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये कितनी आएगी। अब ये अगर ट्राइंगल को अलग से बनाए, यहाँ पे ये एम था, ये ओ था, है ना, इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको मैं बी कह रहा हूँ। सो दिस पॉइंट इज ए, ये एंगल था थीटा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2। ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ। तो इस ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा अप्लाई करें तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू a/2 x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, a/2 tan थीटा, या इसको बोल सकते हैं a/2 cot थीटा। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस x। अच्छा, इसके अलावा आप इस ट्राइंगल में थीटा के बारे में थोड़ी और जानकारी रख सकते हैं। ये जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई, है ना। और इसमें साइड्स कितनी है, n। तो इसका जो एक एंगल होना चाहिए, लाइक ये 2 थीटा जो एंगल होना चाहिए, वो कितना हिस्सा होना चाहिए पूरे का, 2 पाई अपॉन n। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है पाई/n। ओके। इसके अलावा अगर हम ओ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं ए बी की वजह से, सो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी, तो वो आएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है उसका x, इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा बीटा दोनों ही थीटा के बराबर है। साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज 2 साइन थीटा। सो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन x इंटू 2 साइन थीटा। इसके अलावा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एक्स का वैल्यू था ये a/2 cot थीटा इंटू 2 साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, कॉट थीटा को आपने क्या लिखा भाई, कॉस अपॉन साइन,
तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें वैल्यू रख सकते हैं फर्दर। थीटा की वैल्यू ये है पाई बाय एन, सो विल बी म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इंटू साइन स्क्वायर पाई अपॉन एन डिवाइडेड बाय कॉस पाई अपॉन एन। ठीक है। आप इसको दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एक साइन बटे कॉस हो जाएगा और एक साइन रह जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इंटू साइन पाई बाय एन इंटू टेन पाई बाय एन। ये तो आई है मैग्नेटिक फील्ड एक हिस्से की वजह से ना। इसमें ऐसे ऐसे कितने हिस्से हैं? एन हिस्से हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, दैट विल बी एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इंटू साइन पाई बाय एन इंटू टेन पाई बाय एन। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डायरेक्शन बताइए क्या होनी चाहिए इसकी? आउटवर्ड है ना, डॉट लगा देंगे। ठीक है। तो आप किस कैसी भी शेप हो, आप उसके लिए फॉर्मूला चाहे तो याद भी रख सकते हैं, है ना, उससे वैल्यू मिल जाती है आपको।
देखो अब इससे फायदा क्या होगा। अगर मान लो ये ट्राइंगल होता तो आप एन को क्या रख दोगे, 3, है ना। फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए आपने एन को रख दिया क्या, 3। देखो बी कितना बनेगा, 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इंटू साइन पाई बाय 3, यानी साइन 60 विच इज √3/2 मल्टीप्लाइड बाय टेन पाई बाय 3, 1060 √3, 3 3 9, तो 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, है ना। चेक करो अभी हमने ट्राइंगल के लिए किया था, ये फॉर्मूला आया था क्या, ट्राइंगल के लिए जो किया था, है ना, वही बन गया। अगर यही स्क्वायर हो गया तो एन को 4 रख दो, एन को 4 रखोगे तो क्या आएगा, 4 म्यू नॉट आई अपॉन पाई साइन पाई बाय 4, यानी 1/√2, और ये 1, देखो ये भी वही बन जाएगा। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये सबके लिए वैलिड है, चाहे शेप कैसी भी हो। जी बेटा, ये वाला, देखो किसी भी कंप्लीट एंगल की वैल्यू 2 पाई होती है ना। अगर मैं एक शेप बना रहा हूँ, लाइक ये कोई शेप बनाई मैंने, और यहाँ पे जो बीच में एंगल बन रहा होगा ना, ये पूरा 2 पाई होगा। एक एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा 3 जगह डिवाइडेड है ना, मतलब 2 पाई जो है वो 3 जगह डिवाइड हो रखा है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इज इक्वल टू 3 थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। यहाँ पे ये पूरा जो एंगल था वो कितना था, 2 पाई, और एक एंगल कितना है, 2 थीटा। तो जो 2 थीटा है वो कितने के बराबर है, n टाइम्स ऑफ 2 पाई, क्योंकि इसके अंदर n हिस्से हैं। तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, पाई बाय n हो जाएगा। हम्म, चलिए भाई आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और यहाँ पे एक वायर है जो इन्फिनिटी से आ रही है, और यहाँ पे ऐसे घूम जाती है और फिर ऐसे निकल जाती है। मतलब इसमें वायर में 3 हिस्से हैं, 1 2 एंड 3। जो हिस्सा 1 है ना, वो XZ प्लेन में है। जो 1 हिस्सा है वो कहाँ है, ZX प्लेन में। जो हिस्सा सेकंड है वो XY प्लेन में, और अगेन जो तीसरा हिस्सा है वो ZX प्लेन में। हमें बताना है कि O पर नेट फील्ड क्या होगी जबकि इसका डिस्टेंस A है। क्वेश्चन आ गया, फाइंड नेट फील्ड, नेट फील्ड एट O, और इसको वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। तो भाई ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले ये जो वायर है पहले वाली, इसकी वजह से O पर फील्ड निकालने के लिए ये कैसे मानी जाएगी, सेमी फाइनाइट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, B1 निकाल देता हूं पहले, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन डिस्टेंस। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, नीचे की तरफ, -j का। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा सेकंड वाले की वजह से, ये जो सेकंड वायर है ये क्या है, ये सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की वजह से पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 आई बाय ए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, -z, है ना, z के ऑपोजिट होगा, यानी माइनस ऑफ k क्या। भाई बातें मत करो, B3 क्या आ जाएगा, B3, ये भी सेमी फाइनाइट है, इन्फिनिटी पे जा रही थी ये भी। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, नीचे की तरफ, यानी -j क्या। तो अब देखिएगा हमें नेट फील्ड चाहिए O पर, सो नेट फील्ड एट O वो आनी चाहिए B=V1 + V2 + V3।
क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं यूजिंग IJ। क्या होगा भाई तीनों का एडिशन? ये और ये तो सेम ही है दोनों। तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू माइनस जे क्या? भाई क्या बात हो गई है? तो सब लोग एक ही साथ क्यों बैठ गए? एक तो बच्चा पीछे बैठ जाओगे। प्लस ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए इंटू माइनस के क्या? क्या कॉमन आ रहा है अभी दोनों में? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मैंने कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा? 2। कोई बात नहीं बेटे, प्लस पाई के क्या है ना, यहाँ पे क्या आएगा? जे। जो टर्म वहां नहीं था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपकी नेट फील्ड आ जाती है। तो बेसिकली हमारे सामने ये फॉर्मूला बना है और ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर वो इसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोले तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये तो आ जाएगा बाहर, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये मैंने कर दिया। एक क्वेश्चन आप ये लोग कीजिएगा। इस बार मैं एक्सेस को चेंज कर रहा हूं, ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, और इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म है ऐसे। ये इस तरह से है कि इसका एक हिस्सा तो यहाँ है YZ प्लेन में, और दूसरा हिस्सा XY प्लेन में। आपको सेंटर पे चाहिए फील्ड, तो इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसको मैं 2 कह रहा हूँ। जो हिस्सा 1 है वो YZ प्लेन में है, जो हिस्सा 2 है इसका वो XY प्लेन में है। ठीक है, आपको ऊपर नेट फील्ड बतानी है, नेट फील्ड एट ओ। देखो इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, इसको ऐसे समझ लीजिए। अम, एक कॉपी, देखो इसको ऐसे ऑब्जर्व कर लो, ऐसे मान लो है ना। एक लूप कहाँ है? इस वाले पेज पर। एक लूप कहाँ है? नीचे वाले पेज पर, और ये ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो हाफ लूप ऐसे बना, हाफ लूप ऐसे बना। तो जो ये ऊपर वाला लूप है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? करंट इसमें मैंने ऐसे बना रखा है ना, तो अंदर की तरफ आएगी, और इसकी वजह से नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो जब एक हिस्सा अंदर की तरफ है, एक हिस्सा नीचे की तरफ है, तो नेट फील्ड कहाँ आएगी? दोनों के बीच में किसी एंगल पर। और अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो 45 के एंगल पर। आ रहा है? आई कैप प्लस माइनस आई कैप और माइनस के कैप। अच्छा ओके ठीक है।
माइनस के का ये नॉट अपन 4 पाई नहीं आ रहा होगा इसमें ये होगा बस, है ना, सर्कल में पाई नहीं आया। चलिए, तो ये तो बात हो गई भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ। अब अगला जो इसमें नियम है वो है एम्पियर का नियम या एम्पियर्स लॉ, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ, देखिए ये कहता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ आप कोई लूप इमेजिन करो, और उस लूप पर उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो उसकी लेंथ के अलोंग है, उसका लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स होता है द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके चारों तरफ आपने कोई लूप इमेजिन कर लिया ऐसे, ठीक है, बंद लूप आपने यहाँ पे मान लिया। इस वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रही होगी विच इज सपोज बी, और यहीं पर इसका एक छोटा सा सेक्शन हमने मान लिया कौन सा, डीएल। तो ये कहता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। अब ये तो हुआ एक केस। अगर हमारे पास एक करंट नहीं है, है ना, बहुत सारे करंट है। फॉर एग्जाम्पल एक करंट यहाँ पे है I1, एक ऐसे है सपोज I2, एक करंट ऐसे है सपोज I3, तो भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सपोज करिए लूप ऐसे है ना, तो आप इस लूप के अंदर एम्पियर का नियम लगा सकते हैं। कैसे, देखिए इन सब के अंदर आपको डायरेक्शन जरूर दिख रही होंगी, तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। ये जो बी है ना वो तीनों का है रिजल्ट, क्या होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स जो करंट सेम दिशा में है उनको प्लस कीजिए, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको माइनस। तो कौन से प्लस हो जाएंगे, I1 प्लस I3 माइनस I2। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, राइट। अच्छा जी, अगर ये लूप ऐसे होता, मान लीजिए यहाँ पे करंट है कुछ, और कुछ करंट यहाँ पे है, कुछ करंट यहाँ पे है, ऐसे मान लीजिए ये 5 एम्पियर का करंट है, ये 2 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, और लूप बना हुआ है ऐसे कुछ। हाँ जी, ये एक है। चलिए अब बताइए इसमें क्या लगा है एम्पियर्स लॉ, इस पूरे लूप में इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स कौन कौन से करंट्स एक साथ आएंगे, 5 प्लस 2 -1 -3, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स 7 -4 दैट इज 3। सो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, है ना। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेनली ना इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। सो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ देखिए, तो इसके एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन infinitely long current carrying wire, current carrying thin wire। एक पतली वायर है जिसकी जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये वायर है सपोज जिसमें करंट आई चल रहा है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यहां पर मुझे पॉइंट पी दिया हुआ है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले इसका डिस्टेंस निकाला यहां से कितना, आर, और उसके बाद यहाँ पे एक लूप इमेजिन कर लिया। इस लूप का नाम होता है एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, राइट।
तो ये जो पॉइंट पी था ना, इस पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, वायर की वजह से अंदर की तरफ आएगी ना। यानी अगर ये वायर है और ऐसे ये सर्कल आपने मान लिया, तो यहाँ वाले पॉइंट पर फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ है और डीएल भी इधर ही है। तो ये डीएल है इस तरफ, और इसी के पैरेलल कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। कितना एंगल हुआ दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो बताइए इन दैट केस हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इसके अलावा ये जो बी डॉट डी एल है, ये बन जाएगा बी डी एल कॉस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये जो डीएल का इंटीग्रेशन है, मतलब ये जो लूप है इसके चारों तरफ, उन सबको प्लस करके क्या आएगा, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस है ना। सो बी टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहां से बी की वैल्यू मिल जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला था ना, पीछे भी हमने पढ़ा था ये, किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आराम से बातें करते हैं आपसे, फिर पर हमारी क्लास तो बात भी हो सकती है, फिर तो मैं घर चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, घर जाया करूंगा। फोन रिचार्ज नहीं आता, रिचार्ज था तो किससे ले लेना, ऑन स्कूल के पढ़े हो गए, इतने आर्ग्यूमेंट से कहाँ सीखे तुमने, हैं? 10 बजे विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। विद्या मंदिर तो बहुत अच्छा स्कूल है, आरएस स्कूल है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें सिखाई वहां तुम्हें कि आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। कोई नस्ल में ज्यादा नफरत भी कर दी जाए, तूने बोल दी तो वाले ध्यान देंगे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, बी और आर के बीच में, हाँ, हाइपरबोल।
इसका ग्राफ भी बना लीजिएगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अच्छा, ये तो बात हुई किसी थिन वायर के लिए। अगर हम इसको थिक कर दें वायर को, ना थोड़ी मोटी वायर को इमेजिन करें, तो क्या हो? सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying thick wire। देखिए भाई, तो सबसे पहले ना जो वायर है इसके आउटसाइड वाले पॉइंट पर, और ये वायर क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग हम ले रहे हैं, ये पॉइंट पी हमने ले लिया, और इसके एक्सिस से जो इसकी दूरी है वो सपोज स्मॉल आर। तो पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी है ना, पहले पॉइंट आउटसाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका जो खुद का रेडियस है ना वो कैपिटल आर में इमेजिन कर रहा हूं। तो इन दिस केस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी भाई? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये आई करंट है इसकी सपोज, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। इसके अलावा अगर ये सरफेस पर आ जाता पॉइंट है ना, इस पॉइंट पी को सरफेस पर ले आइए, सो नियर द सरफेस, सरफेस के पास जब आ जाएंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो बी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल पी। तीसरे केस में ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसाइड। सो इनसाइड वाले पॉइंट पर स्मॉल आर विल बी लेसर देन कैपिटल आर। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ऐसे मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका एक्सिस ले लेते हैं, यहां पे मैं पॉइंट पी इमेजिन कर रहा हूं, तो इसकी जो दूरी है वो स्मॉल आर है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। तो भाई अब एक चीज ध्यान दो, जो करंट इस पूरे में था वो करंट छोटे सिलेंडर में नहीं होगा। पूरे में करंट था सपोज आई, और छोटे सिलेंडर में करंट था आई डैश, है ना। क्या चीज दोनों में सेम रहेगी? वो है इनकी करंट डेंसिटी। तो मैं इस वाले एरिया को कह रहा हूं स्मॉल ए, और ये जो बड़ा एरिया है सपोज इसको हम कह रहे हैं कैपिटल ए। तो होना ये चाहिए कि जो करंट डेंसिटी है वो सेम रहती है थ्रू आउट। तो J इक्वल्स टू आई अपॉन ए इक्वल्स टू आई डैश अपॉन स्मॉल ए। तो जो आई है वो तो आई रहेगा। एरिया कितना हुआ इसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। सो पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आई डैश, तो आई डैश रहेगा, और स्मॉल एरिया कितना हुआ? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हुआ, तो आई डैश की वैल्यू बन जाती है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स आई। अब ये आई डैश को हम इस्तेमाल करेंगे एम्पियर्स लॉ। सो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, अब मैंने यहाँ पे एक लूप इमेजिन करा, तो इस वायर की वजह से, छोटी वायर की वजह से पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, क्योंकि इसमें करंट आई डैश है, आई नहीं है। सो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन हुआ बी डीएल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश की वैल्यू है ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स आई। कॉस जीरो 1 होता है तो बी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बी बाहर हुआ, डीएल का इंटीग्रेशन इज 2 पाई आर। 2 पाई कैपिटल आर या 2 पाई स्मॉल आर? 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर से आर कैंसिल हुआ, तो बी की वैल्यू बन जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर टाइम्स स्मॉल आर। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा बी? ये तो स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि बी के 3 फॉर्मूले बन गए। इनसाइड वाले में क्या हुआ, आर का प्रोपोर्शनल, सरफेस पर कांस्टेंट, और आउटसाइड पर 1/r, है ना? हाँ, तो अगर हम इसका ग्राफ तीनों का एक साथ बनाएं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्मॉल आर है, एंड से दिस इज आर इक्वल्स टू आर, तो पहले क्या आएगा भैया, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हाइपरबोला। तो यहाँ पे क्या था, बी प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। और ये जो पॉइंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मैक्स, कौन सी, सरफेस वाली, विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। राइट, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये करने के बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, अभी कीजिएगा इसको, अगर ये वायर बीच में से खाली होती, होलो वायर है, ठीक है, मतलब इसमें आउटर रेडियस है कुछ, इनर रेडियस है कुछ, तो इसके लिए आपको बताना है कि इसके बीच में, यानी जो थिक पार्ट है उसके बीच में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी।
भरते भरते तो बचन काम भरती हो नहीं भरती तो नहीं वो घर सनी भी पे गए ये तो सब तो लोग कितना ये तो आगे ये मुझे नहीं चाहिए मेरा कब मेरी आपको तो याद ही चाहिए एक दिन में बढ़ाया फिर बताऊँ भाई आई वो फिर मुझे निकाल लेना तो हो जाएगा नहीं पता तो फंडी कर ये खाने दे लो लेकिन फिर तुमको लगा बड़ी थी पूरा देंगी और हाँ बच्चों आ गया। कितना है बताओ। तो बहुत बड़ा है बहुत बड़ा आ रहा है। बताओ दिखाओ ना। देखिए अगर वायर थिक होगी और बीच में से खाली होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो अगर हम इसको होलो वायर इमेजिन करें। अच्छा बच्चों वहां ना क्वेश्चन में वायर भी लिखा हो सकता है, सिलेंडर भी लिखा हो सकता है। बात एक ही है। तो अगर ये होलो वायर है ऐसे मान लेते हैं, इसका कुछ इनर रेडियस है कुछ आउटर रेडियस है। तो इसमें ना ये जो बीच वाला सिलेंडर मैंने बनाया ये खाली है। तो इसकी आउटर रेडियस कुछ मान लेते हैं, से R1। और जो इनर रेडियस है वो क्या है सपोज R2। और पॉइंट हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं P। राइट। तो इतने हिस्से में क्योंकि करंट है और मैं जो पॉइंट इमेजिन कर रहा हूँ उसकी रेडियस हमने स्मॉल r ले ली। यहाँ पे अगर मैं लूप इमेजिन करूं तो एक सिलेंडर यहाँ पे माना जा सकता है ना। तो बताइए इतने हिस्से में करंट कितना है। ये करंट I डैश है सपोज। और जो पूरे में करंट था वो था I। ये I डैश है। क्या चीज सेम रहेगी J। तो J इक्वल्स टू I अपॉन एरिया इक्वल्स टू I डैश अपॉन A डैश या कैपिटल E डैश। ओके सो I अपॉन व्हाट इज द एरिया। ये जो बड़ा वाला सिलेंडर था उसका वो एरिया जिसमें करंट है। सो ये है पाई टाइम्स R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू I डैश अपॉन A डैश कौन सा हुआ, वो एरिया जो छोटे सिलेंडर का है जिसमें करंट है। सो पाई टाइम्स R स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। सो I डैश की वैल्यू बन जाती है R स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 square multiplied by I. Now using Ampere's law, integration of V dot dl equals to mu naught I dash. So B dot dl कितना हुआ अभी, B dl cos 0 equals to mu naught I dash। I dash की वैल्यू R square minus R2 square upon R1 square minus R2 square multiplied by I। B बाहर आ जाएगा। dl का इंटीग्रेशन 2 पाई। So 2 pi small r equals to mu naught times r square minus r2 square upon r1 square minus r2 square into I. So B equals to mu naught upon 2 pi r multiply by this r square minus r2 square upon r1 square minus r2 square into I। तो ये इसका फॉर्मूला। यही अगर वायर थिक हो जाएगी ना तो आप R2 को जीरो कर देंगे, है ना। तो R2 को जीरो जब किया जाएगा तो ये वापस से वही बन जाएगा केस।
हम्म, क्या ये जरूरी है कि जो लूप होगा हमेशा सर्कल ही होना चाहिए? बताइए। अगर ये किसी और शेप में हुआ तो क्या करेंगे? अगर ये किसी और शेप में हुआ तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा? हम्म, नहीं, सपोज करें कोई स्क्वायर है तब क्या करेंगे? पेरीमीटर? तो सर्कल ही मारना है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर्कल नहीं मानना है आपको फिर। तो सफिक्स बी डॉट डीएल चेंज होता रहेगा। चेंज होता रहेगा ना। और इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा? म्यू नॉट आई, है ना। अच्छा मान लो ये एक करंट कंडक्टिंग वायर है और इसके चारों तरफ एक स्क्वायर मैंने इमेजिन कर लिया, ठीक है। मुझे एक साइड से बी डॉट डीएल की वैल्यू बतानी है, क्या है? एक साइड से सोच के बताओ। चार साइड्स में गुजरता है म्यू नॉट आई, बी डॉट डीएल, तो एक में कितना आएगा? उसका वन फोर्थ आएगा। बात समझ आ गई ना। अच्छा, अगर कोई पेंटागन मैंने ले लिया सपोज 5 साइड्स वाला, तो एक साइड से कितना बी डॉट डीएल आएगा? 1.5 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा ही है जैसे गॉस लॉ नहीं था, ऐसा ही है ये। बस यहाँ पे फर्क क्या है? करंट का। इसका एक क्वेश्चन है जेई एडवांस में आया था लास्ट ईयर, है ना, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा ही है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना, उसको डिस्कस करते हैं।
खैर क्वेश्चन देखो इस तरह का था कुछ। ये करंट है आई, ठीक है, और एक वायर है, या वायर नहीं कहना चाहिए, आई शुड से कि a straight line, a straight line passing through minus root 3 comma root 3 and 1 comma 2, ठीक है, has magnitude b dot dl with the wire, है ना। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि आपको बताना है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कितना होगा अलोंग दिस लाइन ए बी, ए से बी तक अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, बट ये एक्चुअल इस तरह का पूछा गया था कुछ। तो पहले आप ये देखो कि ये जो पॉइंट्स है माइनस रूट थ्री कॉमा रूट थ्री और वन कॉमा टू, ये है कहाँ पे, है ना। तो अगर इनको अब देखें आप, तो अगर मैं इनको एक्सेस बना लूं एक्स और वाई, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। तो यहाँ पे कहीं रहा होगा माइनस रूट थ्री कॉमा रूट थ्री, और वन कॉमा टू कहीं यहाँ पे, या वन कॉमा थ्री मान लेते हैं इसका, यहाँ पे सपोज वन कॉमा रूट थ्री, सिमेट्री के लिए ना, वन कॉमा रूट थ्री, ये आ गया वन कॉमा रूट थ्री। तो ये है लाइन, है ना। अब हमें तो नहीं पता कि इसका जो बी डॉट डीएल आएगा वो क्या आएगा। अगर आप इसको एक लूप मान लेते हैं, कंप्लीट लूप, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें से कितना गुजरेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको क्या मानूं, इसके चारों तरफ में क्या चीज मानूं। या तो मैं रेक्टेंगल मानूं, रेक्टेंगल में मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, लेंथ और ब्रेथ, वो मुझे नहीं पता। दूसरा तरीका है आप इसका एंगल निकाल लो। मैं अगर ये एंगल पता लगा लूं और ये पता लगा लूं, तो ये जो एंगल आएगा वो 360 का कितना हिस्सा है उससे पता चल जाएगा हमें। तो एक काम करते हैं, इस एंगल को मैं अल्फा कह रहा हूं, इसको बीटा कह रहा हूं। इस ट्राइंगल में ये साइड कितनी है, रूट थ्री, और ये कितनी है, रूट थ्री। तो tan अल्फा कितना हुआ, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, यानी कि वन। तो अल्फा कितना हुआ, पाई बाय फोर। बीटा कितना आ जाएगा, ये कितना है परपेंडिकुलर, वन अपॉन रूट थ्री। तो बीटा कितना हुआ, पाई बाय सिक्स। तो टोटल एंगल कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा, सो पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्स, कितना हो जाएगा, 12। 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई बाय 12, ये हमारा थीटा है, राइट। अब बताइए, पूरे एंगल को 2 पाई कहते हैं, तो इसमें कितना हिस्सा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर, जो हम ए से बी तक ले रहे हैं, वो ये हिस्सा 2 पाई का कितना है। सो 2 पाई अपॉन 5 पाई बाय 12 ऑफ आई इंटू म्यू नॉट। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, 24/5 म्यू नॉट। बस ये आंसर है इसका, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में। ये क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
तो इसमें यही बस ये ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला है ना बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, इसमें कितना हिस्सा बी डॉट डीएल का उस पर्टिकुलर सेक्शन में है ना। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।